आज की क्लास में हम शेप बिल्डर टूल पे बात करने वाले हैं। शेप बिल्डर टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है और हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। शेप बिल्डर टूल को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ ओवरलैपिंग शेप को एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं या ओवरलैपिंग शेप के कुछ पोर्शंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर ओवरलैपिंग शेप के किसी पर्टिकुलर एरिया को एज ए सेपरेट शेप हम यूज करना चाहें तो हम उस तरह से भी वो शेप हासिल कर सकते हैं। और ये टूल स्पेशली वो लोग जो लोगो डिजाइनिंग पे काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस टूल को यूज करते हुए वो मुख्तलिफ शेप इजीली बना सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर लूँगी। सर्कल क्रिएट करने के बाद मैं इसकी फिलिंग को नन कर देती हूँ और इसके स्ट्रोक वेट को मैं यहाँ से 3 पिक्सल कर देती हूँ और उसके बाद इसकी एक कॉपी ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से ले लूँगी। ये शेप एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही होंगी और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके इनकी एक कॉपी ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ पे ले लेती हूँ और कुछ इस तरह से ये शेप मेरे पास आ रही है। इसके डिफरेंट पार्ट एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे हैं। अब मैं इन तमाम शेप को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ और कंट्रोल डी प्रेस करके एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ। उसके बाद मैं इन 4 शेप को सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से शेप बिल्डर टूल लूंगी। शिफ्ट एम इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और एम प्रेस कर देते हैं तो भी ये टूल एक्टिव हो जाता है, या आप शेप बिल्डर टूल पे क्लिक करके इसको एक्टिव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। अब आप देखें जब मैं इस शेप पे इसको ला रही हूँ तो मेरे कर्सर के साथ प्लस साइन आ रहा है। उसके अलावा मुझे एक पैटर्न भी इस शेप में दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करूं और मुख्तलिफ शेप्स पे ड्रैग करूं तो ये उनको कंबाइन करता जाएगा और हम एक कंबाइन शेप इससे हासिल कर सकते हैं। जैसे आप देखें अगर मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पे लेके आऊं तो ये इनको कंबाइन कर रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लेके आती हूँ यहाँ पे और इस क्लिक को छोड़ दूं तो आप देखें इसने इन तमाम शेप को कंबाइन कर दिया। इस तरह से अगर आप मुख्तलिफ शेप को कंबाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं इस सेंटर पार्ट को भी कंबाइन करना चाहती हूँ तो मैं इसको यूं ड्रैग करूंगी तो ये कंबाइन हो गया। मैं कंट्रोल जी करूंगी। अगर आप जस्ट कुछ पार्ट्स को कंबाइन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें अगर मैं इस तरह से क्लिक करूं तो मेरा जस्ट इतना पार्ट्स कंबाइन हुआ है। अगर आप कुछ हिस्से को कंबाइन कर लेते हैं और बकाया हिस्सों को बाद में इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इस तरह से दोबारा ड्रैग करूं तो ये कंबाइन हो गए और इस तरह से दोबारा ड्रैग करूं तो कंबाइन हो गए। इस तरह से आप क्लिक छोड़ते हुए भी इनको कंबाइन कर सकते हैं या एक साथ आप जितने एरिया में ड्रैग करेंगे ये उन शेप को कंबाइन करता रहेगा। उसके बाद मैं इन शेप को सिलेक्ट कर लेती हूँ। शेप बिल्डर टूल को एक्टिव करने से पहले जिन शेप पे आप वर्किंग करना चाहते हैं उनका सिलेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद मैं यहाँ से शेप बिल्डर टूल लूंगी। शेप बिल्डर टूल लेने के बाद अगर मैं किसी पर्टिकुलर एरिया को माइनस करना चाहूँ तो भी कर सकती हूँ। माइनस करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करूँ तो आप देखिए मेरे माउस के कर्सर के साथ माइनस साइन आ रहा है। और अब अगर मैं इनको माइनस करना चाहूँ तो मैं यहाँ बाहर से ड्रैग करके अंदर लेके आऊँ तो ये हिस्सा यहाँ से माइनस हो जाएगा। अगर मैं इस हिस्से को माइनस करना चाहूँ तो ये माइनस हो गया। अगर मैं जस्ट इतने एरिया को माइनस करना चाहूँ तो ये एरिया माइनस हो गया। इस तरह से ऑल्ट प्रेस करके आप जितने एरिया को ड्रैग करेंगे वो एरिया आपका माइनस हो जाएगा। और उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा यहाँ से शेप बिल्डर टूल लूंगी। शेप बिल्डर टूल लेने के बाद अगर आप किसी शेप पे सिंगल क्लिक करें तो वो एक सेपरेट शेप की सूरत में आपके पास आ जाती है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं, इस सिलेक्शन को खत्म करूं और यहाँ पे क्लिक करके इस शेप को उठाकर बाहर लेके आऊं तो आप देखें ये शेप मेरी सेपरेट हो चुकी है। मैं दोबारा इन सबको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से शेप बिल्डर टूल लूंगी। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद सिलेक्शन टूल लूं और उसके बाद इस शेप को सिलेक्ट करके बाहर रखूं तो ये शेप मेरी सेपरेट हो चुकी है। इस तरह से अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं
तो वो शेप आपकी सेपरेट हो जाएगी। अगर आप दो शेप पे ड्रैग करते हैं तो वो कंबाइन हो जाती हैं। उसके बाद मैं इन सबको दोबारा सिलेक्ट कर लेती हूँ और शेप बिल्डर टूल लूंगी, और अगर आप ऑल्ट प्रेस करके किसी शेप पे क्लिक करेंगे तो वो शेप माइनस हो जाएगी। आप देखें, इस तरह से आप शेप बिल्डर टूल को यूज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल ए से इन सबको सिलेक्ट करूंगी और इनको डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से पेन टूल लूंगी, और पेन टूल लेने के बाद मैं यहाँ से फिल कलर डिसाइड कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे क्लिक करूंगी। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो इसमें फिल आ जाता है। ये मेरी क्लोज शेप नहीं है बल्कि ओपन पाथ है। मैंने जस्ट एल शेप में ये पाथ बनाई है, इस तरफ पाथ मौजूद नहीं है, लेकिन इसने इसमें कलर फिल कर दिए। हमारे इलस्ट्रेटर में ये फैसिलिटी मौजूद है कि अगर हमारी पाथ थोड़ी ओपन होती है तो उसमें कलर फिल हो जाता है। मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लूंगी और इसको उठाकर यहाँ पे रख लेती हूँ, और दोबारा पेन टूल लूंगी। पेन टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं सिलेक्शन टूल लूंगी। सिलेक्शन टूल लेकर मैं यहाँ से इसमें थोड़ा लाइट कलर फिल कर देती हूँ, और उसके बाद इसकी एक कॉपी ऑल्ट के साथ यहाँ पे ले लेती हूँ और जूम टूल लेकर इन दोनों ऑब्जेक्ट को जूम कर लूंगी। और जूम करने के बाद मैं इस शेप को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से शेप बिल्डर टूल पे डबल क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह से पैनल आता है, और यहाँ सबसे पहले जो ऑप्शन मेरे पास है वो गैप डिटेक्शन है, और यहाँ इसके नीचे वाले ऑप्शन हाइड हैं। अगर मैं यहाँ पे चेक लगाती हूँ तो ये ऑप्शन शो हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास स्मॉल, मीडियम, लार्ज और कस्टम 4 ऑप्शन मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ से स्मॉल सेलेक्ट करती हूँ तो ये 3 पिक्सल के गैप को डिटेक्ट करेगा। अगर मीडियम सेलेक्ट करूँ तो ये 6 पिक्सल के गैप को डिटेक्ट करेगा। अगर लार्ज सेलेक्ट करती हूँ तो 12 पिक्सल, और अगर मैं यहाँ से कस्टम सेलेक्ट करूँ तो ये ऑप्शन भी हाईलाइट हो जाता है, और यहाँ मैं अपनी मर्जी से वैल्यू चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं इसको ज़्यादा करूँ तो ये उतने पिक्सल के गैप को डिटेक्ट कर लेगा। और उसके बाद नीचे आऊँ तो नीचे कंसीडर ओपन फिल पाथ एज ए क्लोज्ड है। अगर हमारी पाथ में कलर मौजूद है तो गैप डिटेक्शन का ऑप्शन वर्क करता है, और यहाँ पे चेक लगा होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे चेक नहीं है तो ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। जैसे अगर यहाँ पे भी चेक लगा हुआ है मेरा, और यहाँ गैप डिटेक्शन का ऑप्शन भी मैंने सेट कर दिया, और उसके बाद मैं ओके करूँगी। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेकर यहाँ पर ड्रैग करूँ तो आप देखें वो एरिया जहाँ पे ये पाथ मौजूद थी इसने इसको फिल कर दिया। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और दोबारा शेप बिल्डर टूल पे डबल क्लिक करूंगी। डबल क्लिक करने के बाद अब अगर मैं गैप डिटेक्शन के ऑप्शन पे से चेक हटा देती हूँ तो भी ये ऑप्शन इसी तरह से वर्क कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसीडर ओपन फिल पाथ एज ए क्लोज्ड है कि वो जो ओपन फिल पाथ है उसको क्लोज कंसीडर करेगा, इसलिए वो उसको यहाँ पर गैप को फिल कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गैप डिटेक्शन के ऑप्शन पे से चेक हटा देती हूँ और कंसीडर ओपन फिल्ड पाथ एज ए क्लोज पे से भी चेक हटा कर ओके करूँ, और ओके करने के बाद अब आप देखें जब मैं यहाँ पे माउस का कर्सर लेके आ रही हूँ तो ना तो मुझे ग्रिड शो हो रही है, ना ही ये इस पाथ को यहाँ पर फिल कर रहा है। मैं दोबारा यहाँ पर डबल क्लिक करूंगी। अगर मैं कंसीडर ओपन फिल पाथ एज ए क्लोज पे चेक लगा देती हूँ तो भी ये इस गैप को इसलिए फिल करेगा क्योंकि ये इसे क्लोज्ड ही तस्वुर कर रहा होगा। मैं यहाँ से गैप डिटेक्शन पे से चेक हटा देती हूँ और यहाँ से कंसीडर ओपन फिल पाथ एज ए क्लोज पे से भी चेक हटा देती हूँ। उसके बाद इन मर्ज मोड क्लिकिंग स्ट्रोक स्प्लिट द पाथ के ऑप्शन को थोड़ी देर में बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कंसीडर ओपन फिल पाथ एज ए क्लोज पे से चेक हटा दिया है। और उसके बाद अगर हम कर्सर स्वॉचेस प्रीव्यू पे चेक लगाते हैं तो हमारे माउस के कर्सर के साथ स्वॉचेस शो होने लगती हैं और उस सूरत में ये ऑप्शन वर्क कर रहा होता है। और यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपके आर्ट वर्क में कुछ कलर मौजूद हैं तो आप उनमें से कलर उठाना चाहते हैं,
या स्वॉचेस में से। तो हम स्वॉचेस में से कलर उठाना चाहते हैं क्योंकि हमारे आर्टवर्क में कोई बहुत ज़्यादा कलर मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ से कलर स्वॉचेस के ऑप्शन को चेक लगा दूंगी। कर्सर स्वॉचेस प्रीव्यू को मैंने ऑन किया है और कंसीडर ओपन फिल पाथ एज ए क्लोज पे से चेक हटा दिया है। अब जो हमारी ओपन पाथ होगी ये उसको फिल तस्वुर नहीं करेगा और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर देती हूँ। अपने पेज को मैं नॉर्मल कर दूंगी। नॉर्मल करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेकर इन दोनों को डिलीट कर देती हूँ और इस पाथ को यहाँ पे रख देती हूँ। ये मेरी एक ओपन पाथ है। उसके बाद मैं यहाँ से एक सर्कल लेकर यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूंगी और इसमें यहाँ से मैं सायान कलर फिल कर देती हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से शेप बिल्डर टूल लूंगी। तो अब आप देखें मैंने कर्सर स्वॉचेस प्रीव्यू पे चेक लगाया था तो मेरे माउस के साथ एक स्वॉचेस का प्रीव्यू आ रहा है। यहाँ मुझे वही कलर शो हो रहे हैं जो मेरी कलर स्वॉचेस में होंगे। मैं यहाँ से अगर स्वॉचेस ऑन करूं तो अब आप देखें इसमें मुझे सायान कलर शो हो रहा है। तो सायान कलर के राइट साइड पे ब्लू और लेफ्ट साइड पे ग्रीन कलर है। तो यहाँ मुझे वही कलर शो हो रहे हैं। और अगर मैं राइट एरो की प्रेस करूं तो आप देखें कलर चेंज हो गए और स्वॉचेस में भी कलर की सिलेक्शन मूव कर गई। इस तरह से एरो की को मूव करके भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। और जब आप कलर चेंज करेंगे तो यहाँ से आपको प्रीव्यू नजर आएगा और उसके बाद जब आप शेप को मर्ज करेंगे तो वो कलर उसमें आ रहे होंगे। उसके बाद मैं यहाँ से इस पे आकर अगर यहाँ पे लेके आ रही हूँ तो आपको पैटर्न नजर आ रहा है, लेकिन मैं जब इस शेप पे आ रही हूँ तो कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इस तरह से क्लिक करूँ तो आप देखें इसमें वो कलर तो आ गया जो मेरे स्वॉचेस के सेंटर में था। अगर मैं एरो की से इसको चेंज करती हूँ और चेंज करके दोबारा इस पे क्लिक करूं तो आप देखें इसमें वो कलर आ गया जो मैंने सिलेक्ट किया था, लेकिन ये इस शेप का हिस्सा नहीं बनी क्योंकि ये मेरी ओपन पाथ है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी, दोबारा शेप बिल्डर टूल पे क्लिक करके अब मैं यहाँ से कंसीडर ओपन पाथ एज ए क्लोज पे चेक लगाऊंगी और चेक लगाने के बाद यहाँ से ओके करूंगी। और ओके करने के बाद अब मैं यहाँ से ड्रैग करूं तो आप देखें इसने इस नीचे वाली शेप को भी फिल कंसीडर किया है और इनको मर्ज कर दिया है और यहाँ पे इसने इनको इन लाइन से क्लोज कर दिया है। मैं कंट्रोल Z कर लेती हूँ, इस शेप को डिलीट कर दूंगी और अब मैं इसकी एक कॉपी ऑल्ट के साथ यहाँ पे ले लेती हूँ और एक कॉपी ऑल्ट के साथ मैं यहाँ पे ले लेती हूँ और उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और शेप बिल्डर टूल पे डबल क्लिक करूंगी। अब अगर मैं कर्सर स्वॉचेस प्रीव्यू पे से चेक हटा देती हूँ तो मेरे माउस के साथ जो स्वॉचेस प्रीव्यू आ रहा था 3 डिफरेंट कलर के बॉक्सेस शो हो रहे थे वो शो नहीं होंगे और जिस कलर में मेरा आर्टवर्क होगा वो उसी कलर को फॉलो करेगा। अगर आर्टवर्क में कलर नहीं है तो कलर नहीं आएंगे। स्वॉचेस को जब आप यूज कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो कलर स्वॉचेस में आपके मौजूद होते हैं वो कलर आपके आर्टवर्क में आ जाते हैं जब आप उनको कंबाइन या मर्ज करते हैं। उसके बाद इन मर्ज मोड क्लिकिंग स्ट्रोक स्प्लिट द पाथ कि अगर आप मर्ज मोड में हैं तो किसी स्ट्रोक पे क्लिक करके उसके पाथ को आप स्प्लिट कर सकते हैं। अगर आप इस पे चेक लगाते हैं तो आप किसी एक पाथ को सेपरेट कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम शेप बिल्डर टूल को यूज करते हैं और हमारे कर्सर के साथ प्लस साइन होता है तो वही मर्ज मोड है, उस वक्त हम उन ऑब्जेक्ट को मर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उनको मर्ज नहीं करना चाहते, किसी को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं तो हम ऑल्ट प्रेस कर देते हैं और उस वक्त हम मर्ज मोड से बाहर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर चेक लगाती हूँ और चेक लगाने के बाद यहाँ से ओके करूँ और ओके करने के बाद अब आप देखें अगर मैं अपने माउस का कर्सर किसी पाथ पे लेके आ रही हूँ तो वो हाईलाइट हो रहा है और अगर मैं दरमियान में लेके आ रही हूँ तो वो हाईलाइट हो रहा है। और अगर मैं इस पाथ पे रख कर क्लिक करूं और इन सबको सिलेक्ट करके इनकी फिलिंग को नन कर देती हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। और उसके बाद इस लाइन को हमने स्प्लिट किया था, मैं सिलेक्शन खत्म करूंगी और जस्ट इस लाइन को सिलेक्ट करूं तो आप देखें यही लाइन सिलेक्ट हो रही है और इसको उठाकर अगर मैं बाहर लेके आऊं तो ये लाइन मेरी स्प्लिट हो गई। अगर इस पे क्लिक करूं तो ये लाइन मेरी स्प्लिट हो चुकी है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा इनको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा शेप बिल्डर टूल पे क्लिक करूं
और क्लिक करने के बाद यहाँ इन मर्ज मोड क्लिकिंग स्ट्रोक स्प्लिट द पाथ पे से चेक हटा दूं तो अब मेरी पाथ स्प्लिट नहीं होगी, वो एक मुकम्मल शेप की तरह रहेगी, वो ओपन नहीं होगी। जब मैंने स्प्लिट किया था तो मेरी एक आर्क नमा शेप सेपरेट थी और मेरा जो दूसरा हाफ सर्कल था वो ओपन पाथ थी, लेकिन अगर मैं यहाँ से चेक हटा देती हूँ तो इस तरह से मेरी पाथ स्प्लिट नहीं होगी, मेरी शेप ही सेपरेट होगी। और उसके बाद यहाँ नीचे सिलेक्शन है, अगर आप स्ट्रेट लाइन पे सिलेक्ट करते हैं तो आप स्ट्रेट लाइन की सूरत में ही इनको कंबाइन कर सकते हैं, और अगर आप फ्री फॉर्म सिलेक्ट करते हैं तो आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन पे चेक लगाऊंगी और यहाँ से ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद अब आप देखें जब मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ तो जस्ट स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर पा रही हूँ, किसी और तरफ मैं इसको मूव नहीं कर रही। आप देखें जस्ट बार बार मैं इसको ड्रैग करके स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर पा रही हूँ। मैं कंट्रोल C कर देती हूँ और उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और दोबारा यहाँ पे क्लिक करके फ्री फॉर्म पे चेक लगाऊंगी और ओके करूंगी। तो अब आप देखें अब मैं जब इनको मर्ज कर रही हूँ तो मैं इन्हें फ्रीली किसी भी तरफ मूव कर पा रही हूँ। मैं इसे राउंड करके नीचे की तरफ ला रही हूँ और इस तरह से मैं इसे इजीली कंबाइन कर सकती हूँ। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और मैं दोबारा इस पर डबल क्लिक करूंगी। तो उसके बाद हाईलाइट है, तो यहाँ फिल और हाईलाइट स्ट्रोक व्हेन एडिटेबल इन दोनों पे चेक लगा हुआ है। जब स्ट्रोक एडिटेबल होगी यानी कि इन मर्ज मोड क्लिकिंग स्ट्रोक स्प्लिट द पाथ पे चेक लगा होगा तो स्ट्रोक एडिटेबल होती है, तो उस वक्त वो हाईलाइट हो रही होती है। और अगर फिल पे चेक लगा होगा तो वो हाईलाइट हो रही होती है। जैसे आप देखें अगर मैं फिल पे से चेक हटा देती हूँ और यहाँ से ओके करूं और यहाँ पे माउस का कर्सर लेके आऊं तो कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा, हमारे पास वो पैटर्न नहीं आ रहा। और मैं इस पे क्लिक करके फिल पे चेक लगा देती हूँ। हाईलाइट स्ट्रोक व्हेन एडिटेबल पे से चेक हटा कर इनवर्स मोड क्लिकिंग स्ट्रोक स्प्लिट द पाथ पे चेक लगाकर ओके करूंगी और उसके बाद यहाँ पे आकर इस लाइन पे लेके आऊं तो आपको लाइन हाईलाइट होती हुई नजर नहीं आ रही। और मैं दोबारा यहाँ से शेप बिल्डर टूल पे डबल क्लिक करूंगी और यहाँ पर चेक लगा दूंगी। उसके बाद जो हाईलाइट कलर हमारे पास आता है वो यहाँ पे रेड है। अगर आप इस कलर को चेंज करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से यहाँ से जो कलर सिलेक्ट करेंगे वही कलर आपके पास आएगा। अगर मैं यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट करके ओके करूं और यहाँ पे इस लाइन पे अपने माउस का कर्सर लेके आऊं तो आप देखें ये ग्रीन कलर में हाईलाइट हो रही है और पहले जब मैंने इस लाइन को स्प्लिट किया था तो ये रेड कलर में हाईलाइट हो रही थी। उसके बाद मैं दोबारा इस पर डबल क्लिक करूंगी। यहाँ जो भी सेटिंग आपने चेंज की होती है अगर आप उसको वापस रीसेट करना चाहें तो यहाँ रीसेट ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। और इन तमाम सेटिंग को चेंज करते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने शेप बिल्डर टूल को कैसे यूज करना है। तो अगर मैं यहाँ से रीसेट करके यहाँ से ओके कर देती हूँ तो मेरी तमाम सेटिंग डिफॉल्ट पे आ जाती हैं और मेरा ये ऑप्शन रीसेट हो जाता है। और इस ऑप्शन को यूज करते हुए हम डिफरेंट शेप क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी रास्टर ऑब्जेक्ट को ट्रेस भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। तो यहाँ मेरे पास एक डॉल्फिन की इमेज मौजूद है। ये एक रास्टर इमेज है और अगर आप प्रॉपर्टी बार को देखें तो यहाँ इमेज से रिलेटेड तमाम ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब अगर इसी शेप को मुझे वेक्टराइज करना है तो या तो मैं पेन टूल की मदद से ट्रेस कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपका पेन टूल पे ज्यादा अच्छी ग्रिप नहीं है तो ऐसी सूरत में शेप बिल्डर टूल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इस तरह से कोई ब्लैक एंड व्हाइट इमेज भी ले सकते हैं या फिर प्रॉपर किसी एनिमल की शेप भी ले सकते हैं और उसको भी इस तरह से आप लोगों में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं पहले यहाँ से लेयर पैनल पे आकर यहाँ पे इस लेयर को लॉक कर देती हूँ ताकि ये लेयर यहाँ से मूव ना करे। मैंने इस सब लेयर को लॉक किया है और उसके बाद मैं इस लेयर पैनल को हाइड कर देती हूँ। हाइड करने के बाद अब मैं यहाँ पे कुछ सर्कल ड्रॉ करूंगी और उसके बाद हम उन सर्कल को मर्ज करके और उसके बाहर के हिस्सों को हम माइनस करके इस लोगो को डिजाइन करेंगे। तो मैं यहाँ से एक सर्कल लूंगी। सर्कल लेने के बाद मैं एक बड़ा सा सर्कल यहाँ पे क्रिएट करूंगी जो इस राउंडनेस को कवर करेगा और उसके साथ साथ इस राउंडनेस को कवर करेगा। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ और मैं यहाँ से इसे डिफॉल्ट वैल्यू पे ले आती हूँ और इसकी फीलिंग को नन कर देती हूँ ताकि हमारा पीछे का इमेज
हमें नजर आता रहे। उसके बाद मैं इस सर्कल को उठाकर यहाँ पे सेट करूंगी। उसके बाद दोबारा इलिप्स टूल लूंगी और इलिप्स टूल लेकर एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट करूंगी और इसको सेट कर लूंगी। और इसी तरह से मैं सर्कल क्रिएट करके इसके मुख्तलिफ हिस्सों को कवर करने की कोशिश करूंगी। हम सर्कल को कॉपी करके भी रीसाइज करके यूज कर सकते हैं या नए सिरे से सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर लेती हूँ। अब मैंने ये तमाम सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। अब शेप बिल्डर की मदद से मैं इसके अंदर वाले एरियाज को मर्ज कर दूंगी और बाहर वाले एरिया को माइनस कर दूंगी। तो मैं यहाँ से इन सब को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से शेप बिल्डर टूल लूंगी। शेप बिल्डर टूल लेने के बाद अब आप देखें, जब मैं यहाँ पे ला रही हूँ तो माउस के कर्सर के साथ प्लस साइन आ रहा है। तो अब वो हिस्से जिनको मैंने एक शेप बनाना है पहले मैं उनको मर्ज कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आऊंगी और इतने एरिया को मर्ज करूँ तो ये मर्ज हो गया। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन होंगी उन पे भी जब आप ड्रैग करेंगे तो वो साथ ही मर्ज होने लगेंगे। और उसके बाद मैं इस एरिया को मर्ज कर लेती हूँ। अब देखें, अंदर वाली तमाम शेप को हम मर्ज कर चुके हैं। अब ये अंदर वाली एक शेप हमारी बन चुकी है। अब बाहर के एक्स्ट्रा पार्ट को हमने माइनस करना है। तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इन सबको 1 बाय 1 माइनस कर दूंगी। अब हम इस शेप को कंबाइन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखें तो नीचे का इमेज राउंड है और यहाँ पे नोक आ रही है और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। इस तरह से अगर थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप उनको डिफरेंट टूल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से उनके कर्व को सेट कर सकते हैं। आप स्मूथ टूल की मदद से इनको स्मूथ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्मूथ टूल ले लूंगी। स्मूथ टूल लेने के बाद अब अगर मैं यहाँ पर ड्रैग करूं तो आप देखें ये एरिया मेरा स्मूथ हो रहा है और मैं इस तरह से इसे स्मूथ कर सकती हूँ। इस तरह से इसमें एंकर पॉइंट की तादाद भी कम हो जाएगी। अगर मैं इसे 2-3 दफा यहाँ पे ड्रैग करती हूँ तो ये इसको भी स्मूथ कर देगा और ये एरिया मेरा स्मूथ हो चुका है। और इसी तरह से आप इसके डिफरेंट एरियाज को स्मूथ कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि ये ऑब्जेक्ट स्मूथ नहीं है। अब आप देखें ये एक शेप मेरे पास आ चुकी है। अगर मैं इसमें कोई और कलर फिल करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अब आप देखें मैंने इसमें सायान कलर फिल कर दिया और ये कलर फिल करने के बाद मैं इसे उठाकर साइड पे करूँ तो ये नीचे मेरा इमेज मौजूद है और कुछ एक्स्ट्रा लाइंस भी मुझे नजर आ रही हैं। तो मैं इन सबको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के लिए मैं यहाँ लेयर पैनल पे आऊंगी और यहाँ से इस इमेज को अनलॉक करूंगी और उसके बाद इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। और ये कुछ लाइंस जो एक्स्ट्रा रह गई हैं मैं इनको भी डिलीट कर दूंगी और उसके बाद मैं इस इमेज को यहाँ सेंटर में रख लेती हूँ। और अब ये मेरे पास एक वेक्टर इमेज है। अब इसमें अगर हम किसी इमेज को क्लिपिंग मास्क करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से प्लेस ऑप्शन पे आकर एक इमेज इसमें ऐड कर लेती हूँ। इमेज को यहाँ लाने के बाद मैं यहाँ से इस पे राइट क्लिक करूंगी, अरेंज ऑप्शन पे आकर इसे सेंड टू बैक कर लेती हूँ और इसको एम्बेड कर लूंगी और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। और अगर आप देखना चाहते हैं कि नीचे वाले इमेज के ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रहे हैं तो आप ऊपर वाले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसकी फिलिंग को नन कर सकते हैं ताकि आपको आउटलाइन नजर आए और आपको ऑब्जेक्ट को इसमें सेट करने में आसानी हो जाए। अब हमने इस इमेज को इसमें सेट कर लिया है और मैं इमेज को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इस ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर क्लिपिंग मास्क पे आकर मेक पे क्लिक करूं तो अब आप देखें इसमें ये इमेज ऐड हो चुकी है। और इस तरह से आप डिफरेंट आर्ट वर्क इजीली डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।